नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च की है रेलवे की जीएस की बुक 7100 नाम से आती है पिनेकल की 7100 एमसीक्यू। इसका थर्ड एडिशन है, वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों में आती है अब तक के। और ये चैप्टर वाइज किताब है। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, जो हाल फिलहाल में हुए, सारे के सारे एग्जाम इसमें कवर कर दिए गए हैं। सितंबर अक्टूबर तक जितने भी आंसर की वगैरह आ गई थी वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो थोड़ा और बता देता हूं और मैं आपको इंडेक्स भी बताऊंगा। 30 पेजेस जिसमें एक्सट्रैक्ट है, इंडेक्स भी है, और किस तरह से क्वेश्चन को हमने रखा है और उसके एक्सप्लेनेशन किस तरह की है उससे आप वो देख पाएंगे। तो वो जरूर आप देख लें पहले। और पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर ये 30 पेज आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है उस पर्टिकुलर किताब का। ठीक है, तो ये देखिए। और आपको मिलेगी कहाँ पे ये किताब? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पर ये बुक आपको मिलने वाली है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। चैप्टर वाइज किताब है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया गया है इसमें। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग होती है। और ये जो पिनेकल की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी की पूरी, इससे आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का आखिर में क्यूआर कोड आपको मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ जाता है स्टैटिक जीके का डिटेल में कि ये किस तरह के चैप्टर इसमें कवर किए गए। ये देखो पूरा स्टैटिक जीके का इसमें कवर कर दिया गया है। ठीक है, किस तरह से रेलवे के एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री देखिए, फिर मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी के किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के जो क्यूआर कोड के रूप में आपको मिलेगा। अब देखिए, जैसे स्ट्रेटेजी की है, डांस का क्वेश्चन है, डांस पहला चैप्टर है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द जैगर डांस फॉर्म हैज इट्स प्राइमरी रूट्स। एनटीपीसी का जो अगस्त में हुआ था, जो नवंबर अभी हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर में आंसर किया है, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसी से देख सकते हैं कि पूरी लेटेस्ट किताब है ये। ठीक है, और क्वेश्चन के नीचे ही होता है और पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है। अगर आप ये जानकारी भी आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी की किताबें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। तो आप बार बार रिवीजन इसी किताब को करते जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया किस तरह से पिनेकल का कंटेंट होता है और लेटेस्ट कंटेंट है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। इस किताब को आपके पास जरूर होनी चाहिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome you all to a new lecture of Railway 7100। आप सभी लोग इस बुक से बहुत फैमिलियर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बुक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। बेसिकली इसी का हम लोग वीडियो कोर्स करने वाले हैं और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जैसा कि हमेशा से मैं आपके साथ इस चीज़ों को डिस्कस करता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सही अच्छे ढंग से सही मायने में उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, मुझे हमेशा मैसेज मिलता है कि सर चीज़ें मुझे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए व्हाट आई एम हेयर टू डू इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स behind this all MCQs which are already given in 7100 बुक। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पिनाकल की एक फ्लैगशिप बुक है ये, और इस बुक के अंतर्गत जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज़ को लेके वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से जो भी विद्यार्थी रेलवे के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से चल रही होगी और काफ़ी दिनों के बाद हम ये लेक्चर ले रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ओके, तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप जानते हैं, जैसा कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बुक पढ़ना है तो बुक पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो लेक्चर्स के थ्रू हम जो भी क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं उन सारों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं आज हम लोग पॉलिटी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट की बात करें तो इंडियंस के ब्लड में पॉलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, विच सेज कि हम लोगों ने कैसे पॉलिटिकली फाइट करके अपने लिए इंडिपेंडेंस प्राप्त किया है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल प्रोविजंस थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को
उसमें एम्बेडेड किया गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, उसके बाद हमारा संविधान सभा के गठन के बाद हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, पूरा संविधान बना। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो पहले हिस्टोरिकली भी मौजूद थे। मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो उस समय भी हमारे यहाँ आप देखेंगे कि वो पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग थी, जो लेजिस्लेटिव बैकिंग थी, उसको वो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमारे लिए क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जो बुक है, जो बेसिकली जो व्यवस्था है, उसको हम लोग राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं। आप जानते हैं आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ आपके लिए ये लेक्चर्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। और आज हम लोग पॉलिटिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ये बुक मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। मार्केट में बुक अवेलेबल है, 7100 बुक है। आप लोग मार्केट से, ऑनलाइन कहीं से भी ये बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो लेक्चर के माध्यम से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेक्चर के माध्यम से हम लोग चीज़ों को कवर करने ही वाले हैं। क्लियर? तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन जो है वो किससे है, कॉन्स्टिट्यूशन से है, मतलब संविधान से है। ठीक है, संविधान से मतलब बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हम लोग बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर था, किस ढंग से इसमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे कैसे डिफरेंट देशों के संविधान से बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको वहाँ से पिक करके यहाँ पे ऐड किया गया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही उम्दा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। हमारा संविधान इतना बेहतर संविधान है जिस पे आप प्राउड फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो नहीं, पूरे 10 देश से, ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज से जो स्पेशल, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, ठीक है, या मैं कहूँ कि जो यूनिक प्रोविजंस थे, जो बहुत ही अलग प्रोविजंस थे, उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। चाहे फंडामेंटल राइट की बात की गई हो या आपकी डीपीएसपी की बात की गई हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोविजन हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों से पिक किया गया, और कोशिश ये रहा हमारे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कि एक ऐसा संविधान बनाना है जो सस्टेन करे, जो फेल ना हो। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रोविजंस है, अमेंडमेंट का प्रोविजन है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रोविजन है। अब देखेंगे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि ये पूछेगा आपसे कि 115वां संशोधन क्या था, 116वां संशोधन क्या था। इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान से पढ़ना है। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको 7100 के बुक से उसको रिवाइज करना है, और बेहतर ढंग से रिवाइज करना है, सो दैट यू हैव अ गुड ग्रास्प एंड अंडरस्टैंडिंग ओवर द फैक्ट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास। जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसको यहाँ पढ़ने के बाद 7100 एक बार रिवाइज करना है, चीज़ें आपकी हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगी। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा किससे है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ पे क्या करती थी, वहाँ पे वो रेगुलेट करती थी, वो बेसिकली चीज़ों को चलाती थी। और जो मेन पावर था वो कहाँ था, वो लंदन में, ब्रिटेन के क्वीन के पास था। ठीक है, तो तमाम बहुत सारी चीज़ें शुरू में आप जानते हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एज ए कंपनी आई, कंपनी ने बहुत सारा शोषण किया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं। वन ऑफ द एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, क्या कह रहा है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टिपुलेटेड दैट अ सुप्रीम कोर्ट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इन कलकत्ता विथ वन चीफ जस्टिस एंड हाउ मेनी एडिशनल चीफ जस्टिस। यस, क्या कह रहा है
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था, ठीक है। जो ये एक्ट आया इसमें एक प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, ठीक है, कि अब भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है जो न्याय व्यवस्था को देखेगी, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, एक तो उसमें चीफ जस्टिस रहा गया, ठीक है, और कितने जो है अतिरिक्त एडिशनल चीफ जस्टिस रखे गए ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1773 एक्ट जो था ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि पहला स्टेप जो था वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के दृष्टि से ये फर्स्ट एक्ट जो है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सो क्या आंसर हो जाएगा, पहला है 4 एडिशनल जजेस, 3 एडिशनल जजेस, 2 एडिशनल जजेस और 6 एडिशनल जजेस, 6 एडिशनल जजेस। ओके, तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे। सर एलिजा एमपी कौन थे ये थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 1770 एक्ट के थ्रू बने थे। क्या नाम रखना है, सर एलिजा एमपी, ये नाम आपको याद रखना है। और बाकी आंसर क्या हो जाएगा, एडिशनल कितने जजेस थे, सो बेसिकली 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों के प्रावधान थे 1773 एक्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस और ये जो 3 जज थे ये बैठते कहाँ थे, तो ये बैठते थे फोर्ट विलियम में। कहाँ बैठते थे बेटा, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ है, ये है कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम आज के डेट में कहाँ है, आज के डेट में कलकत्ता ही है, और ईस्टर्न आर्मी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ईस्टर्न आर्मी जो हेडक्वार्टर कमांड है उसका फोर्ट विलियम हेडक्वार्टर है। क्लियर है, समझ में आ गई। एक किंग थे फोर्ट, एक विलियम करके, किंग विलियम 3 शायद उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये जो फोर्ट है ये बनाया गया। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। तो ये क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 3 एडिशनल जजेस। ओके, 3 एडिशनल जजेस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एबोलिस्ट, क्या कह रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो एक चीज का आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जब भी कोई कीवर्ड आए उसको तुरंत आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है, एबोलिश करने की बात की गई, ठीक है। क्या बात की गई है, एबोलिश करने की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिश द डायरकी, डायरकी इज अ कीवर्ड, ठीक है, डायरकी एक कीवर्ड है। अगला कीवर्ड एट द प्रोविंशियल लेवल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, ठीक है। क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ये बात बतानी है, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है एबोलिश करने की। तो जब एबोलिश करने की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्ट कभी न कभी आया होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये एक्ट आया कब। तो बेटा देखो ये एक्ट आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें डायरकी लाया गया था। कहाँ पे लाया गया था, डायरकी। डायरकी का क्या मतलब होता है, डायरकी बेसिकली एक लीगल टर्म कह सकते हैं जिसका मतलब होता है कि डबल रूल और रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, ठीक है। इसी के दौरान आपने सुना होगा कि 2 सब्जेक्ट लाए गए थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो गवर्नर अपने पास रखता था, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे उनके हाथ में दिया जाता। ऑब्वियसली बात है जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, PWD की जो चीज़ें हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ की जो चीज़ें हैं, लोकल मार्केट है, ये सब सारे ट्रांसफर थे, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत इशूज़ होते थे। इस सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब अपने पास गवर्नर रखा हुआ है, गवर्नर जनरल रखा हुआ है, और जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास हैं। और वहाँ भी एक और इशू था, क्या इशू था, वहाँ एक ये इशू था कि अगर प्रोविंशियल जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके किसी एक्टिविटीज से गवर्नर जनरल खुश नहीं है, गवर्नर खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसको ओवरराइड कर सकता था। तो बहुत ज़्यादा इस पर इशू होता था, और फाइनली इसको 1935 के एक्ट के तहत ख़त्म कर दिया गया था।
ठीक है। और इस समय ख़त्म किया गया तो क्या किया गया, इस समय ख़त्म किया गया तो आपका जो डायरकी है वो इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में। लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। पहले प्रोविंस था, प्रोविंस मतलब स्टेट, स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ था 1919 के थ्रू, 1935 के थ्रू खत्म कर दिया गया, और 1935 के थ्रू ही ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ सेंटर में, लेकिन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। So which act provided separate legislative subject for center and provinces with 3 distinct lists? Which act provided separate legislative subjects for center and provinces with 3 distinct list? ठीक है, अलग अलग 3 लिस्ट यहाँ लाए गए थे, ठीक है, आपको बताना। आप जानते हैं अभी हमारे पास क्या लिस्ट है, अभी हमारे पास 3 लिस्ट हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेंटर का लिस्ट होता है, तो हम लोग यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट है, और एक है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये 3 लिस्ट है, ठीक है, एक हमारा कंकरेंट लिस्ट। क्लियर है? तो आपको बताया जा रहा है कि किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए, केंद्र के लिए और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग जो विधायी है विषय को प्रदान किया था, ठीक है। ये रूल बना दिया गया था कि अलग अलग लेवल पे जो है इसको आपको डील करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जहाँ पे इशूज हो जाते थे, इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ लाया गया था। एक्सक्यूज मी, ओके, क्या आंसर हो जाएगा? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? यस, तो राइट आंसर क्या है इसका भी? 3 सब्जेक्ट लाए गए थे किसके थ्रू? 1935 एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? ओके, so who among the following refer to the directive principles of the Indian Constitution as the life-giving provisions? Okay, तो DPSP के बारे में बहुत सारे जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कमेंट्स किए थे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड DPSP इन शॉर्ट, DPSP इन शॉर्ट, ठीक है। तो DPSP को क्या कहा गया आपको बताना है, किनके द्वारा? इन चारों में से किसने कहा बेसिकली ये क्या है? लाइफ गिविंग प्रोविजंस। क्या है? लाइफ गिविंग प्रोविजंस। बहुत बड़ी बात कही गई है, क्या है इसमें ऐसा कि ऐसी बात कही गई है? लाइफ गिविंग प्रोविजंस, लाइफ गिविंग प्रोविजन, ठीक है, लाइफ गिविंग प्रोविजंस इसके द्वारा कहा गया है। तो DPSP आप जानते हैं पार्ट 4 में मेंशन है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोविजन है, बेसिकली ये निर्देश हैं राज्यों को कि जब भी आप अपनी नीति को बनाएंगे तो इन निर्देशों का आप पालन करेंगे, ठीक है। वो निर्देश कौन से हैं? वो बेसिकली निर्देश जो हैं वो इस तरह के होते हैं जिसको आप फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं डाल सकते हो, इसलिए उनको आपको जो दिशा निर्देश हैं DPSP जो है उसके अंतर्गत डाला गया है, और कहा गया है कि जब भी राज्य कोई पॉलिसी बनाएगी तो कोशिश करेगी कि इन सब चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसको लाइफ गिविंग प्रोविजंस किसने कहा था ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, HM सिरवई और LM सिंघवी, और LM सिंघवी। बहुत आसान है, पार्ट 4 याद रखना, पार्ट 4 याद रखना, पार्ट 4 में मेंशन है ये, ठीक है। और आर्टिकल 36 to 51 भी याद रखना, ठीक है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 36 to 51, 36 to 51 है, और 51 के आगे क्या है आप सभी को पता है कि 51A जो है वो क्या है आपका? वो फंडामेंटल ड्यूटीज है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप सबको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था, वो बाद में एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी, क्लियर है? एल.एम. सिंघवी। ओके, कोई इशू नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप जानते हैं संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन थे, और एक बहुत ही नॉलेज वाले इंसान थे। ज़बरदस्त नॉलेज थी बी आर अम्बेडकर की, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द नोवल फीचर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने भी संविधान के एक पार्ट को कहा है कि ये नोवल फीचर्स हैं। क्या कहा है? कि दीज आर द नोवल फीचर्स, वाइल ग्रैवियल ऑस्टिन रेफर टू इट एज ए कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी चीज़ को जिसको बी आर अम्बेडकर ने नोवल फीचर कहा, उसको ग्रैवियल ऑस्टिन जो कि एक लीगल एक्सपर्ट थे, इन्होंने क्या कहा? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन बताइए, बहुत आसान है और बहुत जरूरी है। क्या आंसर होगा इसका, प्लीज़ बताइए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बहुत प्रॉमिसिंग क्वेश्चन भी है ये। ओके, सो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? तो प्रेम्बल प्रस्तावना आप लोग जानते हैं, संविधान के जो पहले पेज पे आप लोग देखते हैं वो प्रेम्बल है। बेसिकली प्रेम्बल क्या कहता है? प्रेम्बल हमारे संविधान में जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, हम अपने संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी क्या उम्मीदें हैं, इस संविधान के थ्रू हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, उसका एक संक्षिप्त विवरण जो है आपका प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना के थ्रू आपको मिलता है। दूसरा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको बताया मूल कर्तव्य हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये मैंने आपको तुरंत बताया कि राज्य जब भी कोई नीति बनाता है तो ये प्रावधान लाया गया कि आपको इन निर्देशक सिद्धांत, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल में लिखा गया है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह के लिए काम करना है, आपको प्रोटेक्शन ऑफ काउ के लिए काम करना है, आपको लेबर के प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। ठीक है, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं फंडामेंटल डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट जो हमारा पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है, और ये चारों चीज़ें ऐसे हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू the PYQ of your exams, it is given that these 4 part of Indian Constitution is very important for your examination. So make sure you revise, you remember, and you try to avoid any mistake जो कि आपसे होने का थोड़ा सा भी चांस होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं और हर एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। एक तो मैं आप लोग को और बता दूं, मैं देखता हूं बहुत बार यूट्यूब पे टीचर्स 3 घंटा में पॉलिटी खत्म कराते हैं, कुछ टीचर को मैं देखता हूँ आधे घंटे में बायोलॉजी खत्म करा देते हैं, कोई टीचर आया 2 घंटे में हिस्ट्री खत्म कराता है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो आप लोग, अगर आपने एग्ज़ाम के जब 10 दिन बचे हुए तब तक पढ़ाई नहीं किए तो यकीन मानो आपकी फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स हैं, बाकी टीचर आपको मूर्ख बनाते हैं और अपने यूट्यूब्स के व्यूज़ बढ़ाते हैं, प्लीज़ उनके चक्कर में मत पड़ो। आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आप कितना परेशान हो जाते होगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से पढ़ाई करो, रोज़ पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, कुछ बुक्स को आइडेंटिफाई कर लो कि ये कुछ बुक्स जो है मुझे पढ़ना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं आपको कंटिन्यूसली यहाँ से बता रहा हूँ, पिनाकल की बुक्स आपके पास है, वो सारी अच्छी बुक्स हैं, वो सब बुक्स आप पढ़ सकते हो, तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप लोग कब पढ़ोगे? एग्जाम के जब 10 दिन बचेंगे तो आप लोग वीडियो खोलोगे कि आज 10 घंटे में हिस्ट्री कर लूँगा, कल 10 घंटे में पॉलिटी कर लूँगा, परसों 5 घंटे में फिजिक्स कर लूँगा। इस तरह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ना आज तक किसी का हुआ है, ना अभी हो रहा है, ना भविष्य में भी किसी का होगा। आप समझ रहे हो बात को? इसलिए बहुत डिटेल से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे। जो बी आर अम्बेडकर ने कहा नोवेल फीचर और
जो ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये बताइए, जब यहाँ पे ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं उसको स्टेट इंप्लीमेंट करेगा, सही बात है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कि डीपीएसपी के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसको कहा गया है कि जो राज्य है जब भी कानून बनाएगा तो उसको फॉलो करना है। क्लियर है, समझ गया। तो आपने ये बताया कि इसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत क्यों नहीं डाल दिया गया, क्यों नहीं इसको फंडामेंटल राइट के अंदर ही डाल दिया। देखो क्या है, दोनों फर्क है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करें तो क्या फर्क है। देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो आपका न्याय संगत है, मतलब जस्टिसिएबल है। ठीक है, क्या है बेटा, जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है, जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके जो भी संस्थान आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है उसकी आप रिलाई कर सकते हो। रिलाई समझते हो ना, मतलब उसकी दुर्दशा कर सकते हो। दुर्दशा कैसे होगी, दुर्दशा होगी अगर आपका उल्लंघन कोई भी संविधान का जो राइट है उसका उल्लंघन कोई भी इंसान करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन करता है, तो आप उसके अंतर्गत क्या करोगे, आर्टिकल 32 जो अनुच्छेद 32 है उस वो आपको अधिकार देता है कि किसी भी नागरिक का अगर कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय अप्रोच कर सकता है। और ये जो पावर है एक सिटीजन के पास वो आर्टिकल 32 संविधान के अंतर्गत मिलता है। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, मतलब आपको कोई सर्वोच्च न्यायालय जाने से रोक भी नहीं सकता। वहीं पे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके जाएंगे तो वो आर्टिकल आपका हो जाएगा 226। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है। तो ये क्या है, डीपीएसपी जो है वो अनजस्टिसेबल है, वहीं पे फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल। इसके पीछे छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा संविधान बना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास रिसोर्स की बहुत कमी थी। देखिए, आपकी कोई भी जो राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों के वो पैसे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में दिया गया कि राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के बाद आप जानते हैं कि अभी तक बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू हैव फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा में सांस लेना भी एक राइट टू लाइफ है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे या कोई बड़े शहर में रहते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि कई बार मौसम बिगड़ने पे जो हवाएं हैं वो ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, एक शहर के हवा के वहाँ के वातावरण को ठीक करने में राज्यों के बहुत पैसे लगते हैं, है ना। राज्यों को अगर चाहिए कि वहाँ पे वातावरण स्वच्छ करे तो आप देखते होंगे अगर कई बार शहर, बड़े बड़े शहर में कि वाटर स्प्रिंकल किया जाता है पेड़ों के ऊपर, है ना, कि पत्ते साफ हो जाए तो नई धुला के फिर उस पर चिपक जाए। तो इसमें पैसे खर्च होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए राज्यों के पास पैसे नहीं थे। तो उन तमाम वैसे चीज़ों की जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया, और जो बहुत महत्वपूर्ण थे जिसको लिए उसको ये राइट देना बहुत आवश्यक था कि आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, उसको फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया। इसलिए दो ग्रुप है, जो राइट्स हैं वो भी यहाँ आपके राइट्स ही हैं, डीपीएस में भी राइट्स ही हैं आपके, और फंडामेंटल राइट्स में वो राइट्स हैं जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के जो राइट्स हैं उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो यही बेसिकली फ़र्क है। ठीक है, यही बेसिकली फ़र्क है। क्लियर। Okay, so the printed record of Constitutional Assembly discussion were compiled into how many volumes? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किए गए थे, कितने खंडों में संकलित किए गए थे। मुद्रित अभिलेख जो है कितने खंडों में संकलित किए गए थे। संविधान सभा की चर्चाएं, आप जानते हैं संविधान सभा की चर्चाएं हुई थी। ठीक है, संविधान बनने में आप जानते हैं टोटल 2 साल 11 महीने के आसपास का समय लगा था। ठीक है, और इस तमाम तकरीबन 3 साल के आसपास बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारे विषयों पे डिबेट हुआ था, डिस्कशन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जाके ये बेसिकली हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो बेसिकली ये सिंपल सा सवाल है, एक फैक्चुअल सवाल है, कितने वॉल्यूम में ये चर्चाओं को रखा गया था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा का जो मेंबर्स थे वो कब मिले थे, तो वो मिले थे 9 दिसंबर को। याद रखना, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, पहली मीटिंग कई बार आपसे पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, तो याद रखिएगा जो संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर
1946। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 वॉल्यूम। ठीक है, 12 वॉल्यूम। क्लियर? कई बार आपसे ये भी पूछा सकता है कि फाइनल जो मीटिंग थी वो कब थी, तो वो भी याद रखिएगा, वो थी आपकी 24 जनवरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मैं देखा हूँ कि आपसे पूछा जाता है। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों डेट आपको याद रखना है। टोटल कितने वॉल्यूम थे? टोटल 12 वॉल्यूम में उनके जो डिस्कशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसको क्या किया गया था? उसको समराइज किया गया था। क्लियर है? ओके। So which of the following acts transfer the power from the British East India Company to the British Crown in India? ओके, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? बहुत सिंपल सा और बढ़िया सवाल है, बताइए क्या होगा आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? मतलब क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर हुआ किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ गया ये? ब्रिटिश क्राउन के पास। क्लियर है? तो ये किस एक्ट के थ्रू किया गया था? आपको पता है 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था विद्रोह? 1857 में। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश जो हुकूमत थी, उसको ये लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कुछ ना कुछ तो कचरा कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये बंदा। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि जो इंडिया का जो वर्क है, इंडिया का जो काम है, वो अपने हाथों में लिया जाए। ठीक है, ये उनको लगा कि अब ये समय आ गया है, और इसी चीज़ को देखते हुए ये जो डिसीजन है ये लिया गया। और 57 अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप ये 58 जो है इसका मार्क्स जाएंगे निकाल। ठीक है, क्लियर? ओके। 1909 के बारे में एक हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। ये एक्सक्यूज मी, इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज बेस्ड ऑन द माउंट बैटन प्लान? ठीक है, तो माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन आपको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट बैटन जो इंडिया में आए, ठीक है, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे माउंट बैटन, तो किसके बाद आए थे? ठीक है, तो लॉर्ड वेबल के बाद आए थे। ठीक है, लॉर्ड वेबल के बाद आए थे। क्यों भेजा गया माउंट बैटन को? क्यों भेजा गया? लुई माउंट बैटन कहते हैं इनको। ठीक है, लुई माउंट बैटन, इनको भेजा गया था कि अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है, तो उसका जो बेसिकली पावर का जो ट्रांजिशन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर इंडियंस के हाथ में जाने वाली थी, वो बहुत स्मूथली हो। ठीक है, वैसे स्मूथली नहीं हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुई थी। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे समस्याएं हुई थी, लेकिन उस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ये प्रयास किया गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन उसको बेसिकली उसको स्मूथ बना, प्रोसेस को कोशिश किया भी था इन्होंने। ठीक है, दो डोमिनियन बना था, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये दिया गया कि आप चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत की और उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे जो राज्य थे वो क्या सेपरेट रहना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद सब जोड़ा गया। सो ये कब किया गया, इसका क्या हुआ? सो माउंटबेटन प्लान। और आप बहुत आसानी से, जितना मैंने आपको कहानी बताया, आप बहुत आसानी से जवाब बता सकते हैं क्या होगा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, ठीक है। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो क्या, माउंटबेटन प्लान पे ही क्या था, आधारित था। क्लियर है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं यही कहता हूं कि अगर कहानी आपको पता है, स्टोरी आपको पता है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए चीज़ों को रटो मत। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये कोशिश नहीं करना है कि 10 दिन बचा है तो पूरा पॉलिटिक कर जाओगे, नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हुआ है।
अच्छे अच्छे विद्वान रहेंगे बेटा, किसी से नहीं हुआ, आपसे भी नहीं होगा, है ना। तो समझो और ऐसे वीडियो से बचो आप, ठीक है। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ आपको वो फॉलो करो, रोज पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। आपने सुना होगा ये लाइन कि रस्सी आवत जात से सिलपट पर इंसान, ठीक है। आप कुएं पे आपने देखा होगा गांव में, जब हम लोग गांव जाते थे तो जिस जिस रस्सी से जहाँ से पानी निकाला जाता था, वहाँ जो कुआं का जो किनारा था वहाँ पे दाग पड़ जाता था, ठीक है। ऐसे ही आपको कोशिश करनी है, और कोशिश करोगे तभी सफलता मिलेगा। मैं हमेशा कर्मा की बात करता हूँ, आप जो कर्म कर रहे हो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप अगर पढ़ रहे हो, आज आप मेहनत कर रहे हो, तो यकीन मानो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। खुद आपको ऊपर वाला भी नहीं रोकेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बेटा। मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से सफलता मिलेगी, है ना। बैठे बैठे तो नहीं कुछ होगा, इसलिए मेहनत करो, रोज मेहनत करो, 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो ना यार, रोज पढ़ो। आप डिसाइड करो, सुबह उठूंगा 2 घंटा पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगा, ठीक है। तो रोज पढ़ाई करनी है। क्या आंसर हो जाएगा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर है? ओके। The system of dual government diarchy in the provinces was introduced by which act of the British government in India? मैंने ये सवाल, पहला सवाल था, हमने डिस्कस किया था ये, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया, ठीक है। रिसेंट क्वेश्चन है, देखिए 2025 का क्वेश्चन है। ये बुक जो है बहुत अपडेटेड है, इस बुक को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, अधिनियम बनते थे भारत में ब्रिटिश सरकार के, किस अधिनियम द्वारा जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे क्या लाया गया? वहाँ पे द्वैत शासन लाया गया, ठीक है। द्वैत शासन लाया गया। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे, रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, गवर्नर जनरल के पास जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे, और जो प्रोविंस में जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनके पास जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सारे तमाम चीज़ें हैं। ये कब की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929, इस नाम का कोई एक्ट नहीं था। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको देखो मैं बताता हूँ, 1909 याद रखना है, 1919 याद रखना है, 19 आपको 35 याद रखना है, और फिर 1947 याद रखना है। यहीं से घुमा के क्वेश्चन आता है। एक बार कभी कभी पिट्स इंडिया से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो था उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अगर 4-5 आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या सिस्टम क्या है? भारत में जो ब्रिटिश सरकार के अधिनियम थे उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत प्रशासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? मैंने बताया था कि 1919 में शुरुआत की गई थी, और 1935 में प्रोविंसेस में खत्म कर दी गई थी। और कहाँ लागू किया गया था? सेंटर में लागू किया गया था, लेकिन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। राज्यों में, प्रोविंसेस में खत्म कर दी गई थी, सेंटर में लागू किया गया था किससे? 35 से। प्रोविंसेस में लाया किसे गया? 1919 से, ठीक है। प्रोविंसेस में खत्म किससे हुआ? 1935 से। 1935 से कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ सर? नहीं सर, सेंटर में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार के अधिनियम 1919। इसके तहत प्रोविंसेस में यानी कि राज्यों में द्वैत प्रशासन प्रणाली लाई गई थी। क्लियर है? द्वैत शासन प्रशासन प्रणाली जो है वो लाई गई थी। ओके। So the constitution was drafted in 1947 by how many representative of different caste, religion, region, gender, etc. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान था, वो कितने लोगों के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके कितने मेंबर थे? सिंपल से यही सवाल पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके कितने मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, ठीक है। तो आपको एक नंबर याद रखना है, वो क्या है? 389। 389। तो 389 जो मेंबर्स थे वो कब थे? वो थे बिफोर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन इट वाज 389। बिफोर पार्टीशन इट वाज 389। क्लियर है? बिफोर पार्टीशन इट वाज 389, बट आफ्टर पार्टीशन द नंबर चेंज, और चेंज होकर कहाँ गया? इट चेंज टू 299। आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है, 299, ठीक है, 299। ओके। On which date did the Constituent Assembly gives the third reading of the Constitution? संविधान
सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को दिया था? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पूछ रहा है कि संविधान की जो थर्ड रीडिंग थी वो किस दिन दी गई थी? ठीक है, 14 नवंबर 1949, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और आपका 17 अगस्त 1949। देखो ऐसे प्रश्नों को अगर आप बार बार लगाओगे क्वेश्चंस, मैं ही कहता हूँ कि मॉक लगाना बहुत जरूरी है, रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे माइंड में एक बैग फैक्ट्स नहीं आएंगे, धीरे धीरे जब आप मॉक लगाओगे, रोज लगाओगे, तो कई बार गलती करोगे, तो गलती करते करते आपके माइंड को वो पता चल जाएगा कि इसका आंसर यही है। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड रीडिंग कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और थर्ड रीडिंग होने के बाद अगर कभी ये पूछा जाए कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, ठीक है, ये तो रीडिंग कंप्लीट हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? तो इम्प्लीमेंट हुआ हमारा कब हुआ? 26 जनवरी को। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी को, और इसी दिन से हमारा भारत क्या हो गया? हमारा भारत हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र मतलब क्या होता है? मतलब हमारा देश जो है वो अब किसी के काबू में नहीं है, हमारा खुद का अपना राष्ट्रपति है जो हमारे देश को चलाता है, हमारे देश को रूल करता है। क्लियर है? ये होता है गणतंत्र का अर्थ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली शुरू की गई थी? ये भी बहुत सवाल आसान क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल सिस्टम, मैंने आपको कहा था कि इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल सिस्टम, ये सवाल मैंने ऑलरेडी इस क्लास में आपको बताया है। बताइए क्या होगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा आंसर। मैंने दो क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई हैव डिस्कस एट 2 पॉइंट्स दिस क्वेश्चन। What would be the right answer? यस, सिंपल है, मैंने आपको दो बार बताया है कि 1999 में पहली बार इसको लाया गया था, और 1935 में इसको क्या किया गया? इसको एबोलिश कर दिया गया। डायरक्यू कहाँ एबोलिश किया गया? प्रोविंस में। जब मैं प्रोविंस बोलता हूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो आप लोग स्टेट समझना, और वहाँ पे एबोलिश करने के बाद कहाँ फिर से लागू किया गया? सेंटर में लागू किया, जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कागज में लागू किया गया कि सेंटर में आ जाएगा, लेकिन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर है? तो आपको देखो, ये मैंने बताया था, देखो साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। साइमन कमीशन याद रखना। साइमन कमीशन क्यों आया था? बेसिकली 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए कि उसको कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, और जो भारत की जनता है वो आगे सेल्फ रूल के लिए या जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए कितना तैयार है, और किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी आपको 47 वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 19 और 35 भी आपको याद करना है। तो ये चारों जो हैं वो आपको याद करने हैं, और इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। क्लियर? तो which of the following act had provided the establishment of public service commission for recruiting civil service in British India? अब जानते हैं सिविल सर्विसेज जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का भी न्यू था, बेसिकली बेस था, और सिविल सर्वेंट ही पूरे देश को चला रहे थे उस समय भी। लेकिन ये जो प्रोविजंस था, जो सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट की जो प्रोविजन थी, वो पहली बार कब लाई गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? ठीक है, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है वो किया गया था। किस एक्ट के थ्रू ये किया गया था, ये आपको बताना है। किस एक्ट के थ्रू ये किया गया था, ये आपको बताना है। यस, तो इसका भी आंसर क्या है? इसका भी आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक, 29 का कोई एक्ट नहीं आया था ये, ठीक है, याद रखना आप लोग। और 9 और 35 मैंने बताया था, ये आपको याद करना है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं अभी सेंट्रल लेवल पे जो सिविल सर्विस रिक्रूट करता है वो क्या है? वो है यूपीएससी। यूपीएससी, और स्टेट लेवल पे स्टेट पीसीएस जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे आप सभी को पता होगा, सेंट्रल लेवल पे जो सिविल सर्वेंट है उसको कंडक्ट करता है कौन? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट लेवल पे कौन है?
स्टेट लेवल पे इट इज स्टेट पीसीएस। ओके, इट इज स्टेट पीसीएस। क्लियर है? ओके। So, which of the following eminent person called the Indian Constitution as Lover's Paradise and difficult to understand by the common citizen? क्या कहा था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, और इन्होंने में से एक व्यक्ति वो जो है जिन्होंने कहा था ये लवर्स पैराडाइज है, ठीक है, और मतलब वकीलों का स्वर्ग, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल। मतलब क्या है? मतलब कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें इतने टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और सारे ऑलमोस्ट आप जानते हैं हमारे संविधान निर्माता में बहुत सारे ऐसे वकील थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में काम किया है। तो बेसिकली ये वकील लोग के द्वारा बनाया गया है, और ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए समझना, ऐसा कहा गया था। ठीक है, किसने कहा था ये बात? ये बात कहा था किसने? यस, ये बात कहा था आइवोर जेनिंग ने। ठीक है, आइवोर जेनिंग ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो बाकी अगर फैक्ट आप देखेंगे तो एक ग्रैमलिन ऑस्टिन का मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दिया था। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, भारत के जो संविधान है उसको कहा था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेशन से चलेगा। ठीक है, वो अपने आप नहीं चल सकता, एक आदमी कोई चाहेगा सेंटर में कि मैं चलाऊं, तो नहीं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और केसी वेरेज का भी लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो याद कर लीजिएगा, क्वासी फेडरलिज्म कहा था इन्होंने। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म मतलब फेडरलिज्म है नहीं, दिखता है बस। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आपको मिलते जाएंगे, आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। जब आप 71 वाली बुक उठा के देखोगे तो आपको पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि तो बार बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो आपको गलत लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सेक्युलर स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और क्वासी फेडरल सिस्टम। क्या हो जाएगा आंसर? यस, सो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारा? पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा। क्या है हमारा? वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, हम जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन हेड होता है? हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? जो लीडर होता है किसका? जो रूलिंग पावर का है। तो हेड कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है हमारा? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। देखो एक चीज़ में बताओ, जब भी आप लोग नोट्स बनाएं तो रनिंग नोट्स जो है बहुत लंबे लंबे नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा एक तरीका है, मैं प्रेसिडेंट को जब भी लिखता हूँ तो प्रेसिडेंट के ऊपर एक मुकुट लगाता हूँ, तो ये प्रेसिडेंट हो गया। पार्लियामेंट आप देखोगे, जब आप पार्लियामेंट देखोगे तो गोल है हमारा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट हैंड नोट्स बना सकते हो जो काफ़ी आसान होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? ठीक है, इंडियन सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है? प्रेसिडेंशियल
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो है वो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, तो प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? तो प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है? अमेरिका में प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ पे है? वो यूएस में है, ठीक है। हम कहाँ से लिए हैं ये सिस्टम? पार्लियामेंट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ जब रूल कर रही थी ब्रिटिश हुकूमत, तो हम लोग बहुत फैमिलियर हो गए थे उनके रूलिंग जो स्टाइल था, जो स्ट्रक्चर था, उससे बहुत फैमिलियर थे। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके ओके। सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय, ठीक है। तो संविधान सभा में मैंने बताया था कि 299 सदस्य बेसिकली बचे थे पार्टीशन के बाद, ठीक है। इनको इलेक्ट कौन किया था? ठीक है, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इनको इलेक्ट कौन किया गया था? क्या ये एमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस किसी संविधान के निर्माण में अपना योगदान दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इसको नियुक्त किया था? देखते हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये तो कोई बिना मतलब की बात है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो। ब्रिटिश गवर्नमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब जो इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर थे, ठीक है, इन्होंने अपने लीडर्स को भेजा अलग अलग स्टेट के, ठीक है, और ये जो लीडर्स थे ये जाके मेंबर बने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, ठीक है, ये मेंबर बने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? ओके। तो विच ऑफ देम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि इस थ्योरी के अंतर्गत जो रूलर्स होते हैं वो आपको लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकतंत्र में तो होता है जो लोगों के द्वारा हमारे जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो लोकतंत्र में ऐसा होता है, जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा नियुक्त होते हैं। सो इट इज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली में होता है जहां पे सेलर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेस सेलर्स। लेस सेलर्स ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो बहुत कम होंगे। जब दुकानदार बहुत कम होंगे तो उनकी मोनोपोली होगी और चीज़ों को वो महंगा बेचेंगे। आप देखते हो जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे कि आप फल खरीद रहे हो, आपको एप्पल लेना है, जब आप सेब लेने गए तो देखोगे कि 2 सेब वाला है, तो वो बहुत महंगा एप्पल आपको देगा, 200 रुपये 250 रुपये बोलेगा। लेकिन आप देखोगे कि 15 ठेले वाले लगा के रखे हैं, रेडी वाले लगा के रखे हैं, तो एप्पल कैसे हो जाएगा? वो 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों मैच करता है तो चीज़ें नॉर्मल रेट में बिकती है। लेकिन जब सप्लाई कम है, जब फ्यू सेलर्स होंगे तो क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगा, जिसको मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। सप्लाई कम हो जाएगा और बायर्स ज़्यादा हैं तो रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फासीवाद क्या है? ये डेमोक्रेसी का एकदम रिवर्स है, रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई लोगों का जो इंटरवेंशन है वो नहीं होता है। और धर्मतंत्र क्या है? यहाँ पे जो है वहाँ पे जो गुरु वगैरह हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो रूल करते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। क्लियर? ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बी आर अम्बेडकर, गोपाल दास, अमित दास देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के एम मुंशी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कौन थे बताइए? यस यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको क्या करना है, बुक में भी दी गई है और बहुत सारे लिस्ट हैं, टोटल जो लिस्ट हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो के जो लिस्ट हैं, पोर्टफोलियो के जो लिस्ट हैं, किसको क्या कार्यभार दिया गया था, वो सब आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट का हो गया, ठीक है, होम का हो गया,
फाइनेंस का हो गया उससे रिलेटेड, मतलब तमाम जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कार्यभार दिया गया था संविधान में, जो भी चीज़ संविधान जो निर्माता थे, तो उन सब के बारे में आपको इन सबको ध्यान से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन असेंबली में ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीधा हेड पूछ लिया, आपसे दूसरे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना है और इसको मेमोराइज करना है, और काफ़ी आसानी है, 2-4 बार अगर रिवाइज करोगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैं बताऊँ कि इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान से करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा, ओके। Who among the following first proposed the formation of Constitutional Assembly for India? पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रपोजल की बात किसने कहा था? देखिए ये कब हुआ था, ये हुआ था 1934 में, 1934। सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी एन राव और एम एन रॉय, 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने पहली बार कहा था। अल्टीमेटली ये कब बना? बना 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अल्टीमेटली 1946 में बना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का रिकमेंडेशन था, ठीक है। लेकिन पहली बार अगर बात करेंगे तो ये बात की गई थी 1934 में, किसके द्वारा? ये बात की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय के बारे में जानते हैं, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे, काफ़ी सिंपल सौम्य थे। आज वाले लीडर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज वाले तो सब चोर हैं, आप भी जानते हो, लेकिन पहले के जो लीडर्स थे, आप देखोगे जब आज़ादी मिली थी भारत को, उस समय के जो लीडर्स थे उनमें जो क्वालिटीज़ थी वो मतलब आपको ढूंढने से आज नहीं मिलेगा। क्या क्वालिटी थी उन लोगों की? उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, वो तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो हाई लेवल थे। बाकी जो लीडर्स थे, जो छोटे लीडर्स थे, ठीक है, वो लोग की भी बहुत एथिकल, बहुत मोरल थे। आज आप देखोगे आज के लीडर्स में, राजनेताओं में आपको एथिक्स मोरालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कद था इन समय के लीडर्स का। क्लियर? ओके, सो अब हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। भारतीय संविधान जो है वो बहुत सारे देशों से लिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? ठीक है, सो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? बेसिकली एक जुडिशरी के पास पावर है, जुडिशरी मतलब हमारे जो न्यायालय हैं उनके पास पावर है कि जब भी लेजिस्लेचर, जब भी जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनता है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनता है, ठीक है, इस लॉ का बेसिकली क्या चेक किया जाता है? इंटेंशन। इंटेंशन, इस लॉ को बनाने समय जो इंटेंशन है वो सही है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऐसा ना कानून बना रहे हैं जिसमें आपकी कुछ अपनी सोच है उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? बस इसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहीं से ये जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजंस लिया गया था। क्लियर है? यहीं से जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन लिया गया था। क्लियर? ओके, so the fundamental duties in the Indian Constitution have been inspired by which of the following countries of the Constitution? Okay, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की भी एक चीज़ होनी चाहिए? ये बात जो है कहाँ से इंस्पायर हुए ये बताना आपको। ये सारे फैक्चुअल डिटेल हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि ये सब क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अर्स्टवाइल यूएसएसआर, आयरलैंड, जर्मनी और यूएसए। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपका इंस्पायर किससे था? यूएसएसआर। यूएसएसआर को आप जानते हैं, अब हम इसको रसिया भी कहते हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो गया ना यूएसएसआर का, उसको रसिया कहते हैं। तो इन चारों में से बताना है कहाँ से इंस्पायर है ये, कहाँ से इंस्पायर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने आपको लिखा था रसिया, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? अर्स्टवाइल रसिया। याद करना है, मेमोराइज करना है, कोई विकल्प नहीं है आपको। फैक्चुअल है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा टफ है, कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे,
जब मैं कहता हूँ आएंगे मतलब आएंगे, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डीपीएसपी जर्मनी यूएसए से आपको पता है, हमारा जो अभी हमने तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको याद करनी है। ओके, तो फ्रॉम वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखिए अभी मैंने तुरंत कहा, क्वेश्चन भी आ गया। फ्रॉम वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोरोड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने तुरंत अभी डिस्कस किया, कहाँ से किया बताइए, कहाँ से ये बोरो किया गया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच पार्ट, which constitution of the world, okay, so it has been borrowed from Irish constitution, अभी हमने बात की ना आयरलैंड का, it is from Irish constitution, क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे बार बार आएंगे एग्जाम में, आपको मतलब मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ये आसान नहीं है रटना, इट इज़ टफ, आप कंफ्यूज होगे। तो क्या विकल्प है, आप मुझसे पूछोगे सर आप बताओ कैसे करें, इसका एक ही विकल्प है, आप एक पेज पे नोट्स बना लो, उसको सामने चिपका लो और बार बार देखो, साथ साथ टेस्ट लगाओ। जो भी आपने टेस्ट पास वगैरह लिया होगा वहाँ जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले जो मॉक होंगे उसको आप बार बार लगाओ, तो आपको याद होगा। और इसको क्या करना है, मॉक को रिवाइज भी करना है। अगर आप आज लगा के छोड़ दोगे, 4 महीने बाद एग्जाम है तो आप फिर भूल जाओगे। हमारे माइंड को समझो। आप जानते हो एक फेल्योर स्टूडेंट और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में क्या फ़र्क है। एक जो स्टूडेंट सक्सेस होता है उसको पता होता है उसका माइंड कैसे काम करता है, और जो फेल होते हैं स्टूडेंट उनको पता ही नहीं चलता मेरा माइंड कैसे काम करता है, मेरे माइंड कैपेसिटी क्या है, उसको मुझे क्या फीड करना है, ये सब चीज़ उनको पता नहीं होता। तो इन बातों का ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ऑस्ट्रेलियन क्वेश्चन की बात होगी तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो यहाँ से लिया गया है। आपको पता है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। Okay, the idea of justice, social, economic, political in the preamble of Indian Constitution has been taken from the Constitution of. Okay, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस है, वो जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको पता है हमारे प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है जस्टिस। आप प्रेम्बल देखोगे, पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये तीनों चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये जापान, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये लिया गया आपका रसिया से, ठीक है, रसिया से लिया गया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ये भी पूछता है कि जस्टिस जो है हमारे प्रेम्बल में, जस्टिस जो है वो कितने प्रकार का मेंशन है। तो याद रखिएगा ये 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि जो लिबर्टी है वो कितनी प्रकार की दी गई है। कुछ होमवर्क है आपके लिए, ये आप लोग खुद चेक करोगे कि लिबर्टी कितने प्रकार की कहाँ दी गई है, प्रेम्बल में, प्रस्तावना में दी गई है। प्रेम्बल में लिबर्टी कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई है, इसके बारे में आप इसको जरूर से चेक कीजिएगा, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज। ओके, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा संविधान में जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सारे कंट्री से बोरो की गई हैं। ओके, सो आपको बताना है कि कितने कंट्रीज से बोरो की गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये 10 कंट्री से बोरो की गई। कितने कंट्री से, 10 कंट्री से, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटेन, जापान, रसिया, ये तमाम कंट्री है जहाँ से ये बोरो की। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 10 जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ओके, so from which of these countries the features of freedom of trade has been borrowed by the Indian Constitution। आपको पता है हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि there shall be freedom of trade। क्या होगा, freedom of trade, there shall be freedom of trade। मतलब एक राज्य से, जब बात करें एक स्टेट से
दूसरे स्टेट में जब कोई ट्रेड करेगा तो उसमें फ्रीडम होगी, उसमें क्या होगा, उसमें अननेसेसरी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, ठीक है, अननेसेसरी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लेंगे। तो ये जो प्रोविजंस है ये किस देश से लिया गया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये इंटरकोर्स ट्रेड वाला है, आप लोग गलत मत समझना, ठीक है, ये इकोनॉमिकल है बेटा इंटरकोर्स, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो संविधान में लिखा गया ऐसा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। आप लोग का दिमाग घूमता है इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि इकोनॉमिक्स वाला इंटरकोर्स है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से बोरो किया गया है? ये बोरो किया गया आपका कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया गया है? एक चीज और बताया था, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया, क्या किया गया बेटा? वो किया गया कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये कहाँ से बोरो किया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया। एक और चीज अगर बात करो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है ना कि कोई डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो ये भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन, जैसा कि हमेशा हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पॉलिटी के बेहतरीन 25 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है कुछ चीज़ों को। नहीं समझ में आ रही है तो फिर से एक बार लेक्चर को देखिए, बुक को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कुछ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, छोटा भाई बहन समझ के बता रहा हूँ, ध्यान रखना। रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। जो आप कर्म करोगे उसका उतना ही फल आपको मिलेगा। आप सोचोगे कि 4 घंटा में पढ़ रहा हूँ, मेरी रैंक एसएससी में, रेलवे में टॉप 100 में आ जाएगा, तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10-10 घंटा पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं कहता हूँ ज़्यादा मत पढ़ो, आप 6 घंटा पढ़ो। 6 आवर्स इज इनफ फॉर एनी वन हु वांट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम ऑफ रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना 6 घंटा काफ़ी है। लेकिन आपको 6-7-8 महीना पढ़ना पड़ेगा। 6-7-8 महीना पढ़ोगे और नहीं होगा तो आके मुझे कहना कि सर आपने बोला था मेरा नहीं हुआ, फिर मैं कहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 6 महीना आपने 6 घंटा पढ़ाई की और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ओके, तो आपको इसका ख्याल रखना है, बहुत मेहनत करते रहिए। अगले क्लास में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। 7100 जो बुक है उससे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को 2-4-5 दिन के इंटरवल पे रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।